नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर पर। और आज हम 10 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा रोज की तरह कि आप अपने सभी दोस्तों में इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दीजिए। और आज के पहले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दे देते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन के लिए पूछा था कि भारत के F1 जो रेसर हैं, गाड़ियों के रेसर, जो F1 रेस होती है, ग्रैंड रेस होती है, उस रेस के भारतीय खिलाड़ी कौन है। क्वेश्चन कल हमने ये पढ़ाया था आपको कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिक्स F1 रेस 2020 जीत ली है। तो इसके जो जीतने वाले विजेता थे वो थे वाल्टेरी बोटास। और ये वाल्टेरी बोटास आपके फिनलैंड के निवासी हैं, यानी फिनलैंड के हैं। और आपकी मर्सिडीज जो कंपनी है उसके ड्राइवर हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं। तो देखिए, हमने आपको कुछ दिनों पहले यानी कि मई के महीने में एक क्वेश्चन कराया था, और वो क्वेश्चन ये कराया था कि वर्ष 2020 में F1 सीजन के अंत में वर्ष 2020 F1 सीजन के अंत में फरारी से अलग होने वाले जर्मन खिलाड़ी का नाम क्या है। मतलब कि F1 जो एक खिलाड़ी है F1 रेस के, वो जर्मन खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2020 के अंत तक इस रेस से दो संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो उनका नाम था सेबेस्टियन विटल। सेबेस्टियन विटल। और ये इंडियन ग्रैंड पिक्स फार्मूला 1 रेस में 2011 की रेस जीती थी, और ये इनकी 11वीं रेस थी। मतलब कि 2011 में इन्होंने 11वीं रेस जीती, यानी कि लगातार ये 11 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं F1 रेस के। इसके अलावा ये F1 कार रेस में चार बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और फरारी के लिए 14 बार रेस जीत चुके हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये था कि जो ये आपके 14 बार तो ये रेस जीत चुके हैं, मतलब रेस जीतने वाले, मतलब कहते हैं ना कि सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर वो हैं। और ये 4 बार जो आपकी F1 रेस है उसके खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बात भारत के खिलाड़ी की आ रही है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, भारत में F1 रेस अक्टूबर 2011 में पहली बार F1 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। यानी कि F1 रेस का जो पहली बार भारत में आयोजन हुआ था वो अक्टूबर 2011 में हुआ था। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगर इसमें देखें तो भारत की तरफ से जो हमारे नारायण कार्तिकेयन, यानी कि एन कार्तिकेयन इनको शॉर्ट में बोला जाता है, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये 2005 से जॉर्डन, एक टीम है जॉर्डन देश की F1 टीम, उससे ये 2005 में जुड़कर F1 अपने F1 जो ड्राइविंग कैरियर है उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भारत के F1 रेसर हैं वो एकमात्र नारायण कार्तिकेयन हैं, जिन्होंने 2005 में जॉर्डन टीम से जुड़कर अपने चालक कैरियर या कहें F1 कैरियर की शुरुआत करी थी। इसके अलावा एक जानकारी और दे देते हैं, जो कुछ समय पहले ही आपकी F1 स्पोर्ट चाइनीज वर्चुअल ग्राफिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें चार्ल्स लेकनर्क ने इसको जीता था, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कल के क्वेश्चन से संबंधित। आज के क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो है कि झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए, जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है, इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो आपको बता देते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम रखा गया है। झारखंड के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद के नाम पर रखा गया है। मतलब कि आपको मैंने ये चीज़ बताई है
कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है, इसके नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रशासनिक व शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ मिशन के जो जन्मदाता थे या संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद, उनके नाम पर रखा गया है। वैसे तो आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद का नाम जानते ही होंगे, आप सब वाकिफ होंगे, क्योंकि ये पिछले 1 वर्ष से लगातार चर्चाओं में रहे हैं। ये तो खैर नहीं रहे, लेकिन इनका नाम चर्चा में रहा है। यह नाम उनकी 119वीं जन्म जयंती पर उनकी 119वीं जन्म जयंती पर रखा गया है। और जो श्यामा प्रसाद हैं, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, ये बंगाल से विलोम करते हैं। और जो धारा 370 आपकी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जब दिया गया था स्वतंत्रता के समय 1947 में, तो उस समय भी संसद में यानी कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो उसका खिलाफत करी थी धारा 370 को लगाने की, उसके खिलाफत करने वाले यही एकमात्र व्यक्ति थे। खैर, इनके नाम से बहुत चीज़ों का नाम बदला गया है, तो आपको फटाफट से जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुए हैं नामों में वो बता देता हूँ। तो देखिए, आपकी एक चैनानी नासेरी सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसका नाम अब परिवर्तन कर चैनानी नासेरी सुरंग की जगह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग कर दिया गया है। और जो आपकी ये सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे लंबी रोड यानी कि सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, यानी कि 9 किलोमीटर 200 मीटर। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल का जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट यानी कि जो बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट है, उसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। इसके अलावा इनके नाम पर गोवा में एक स्टेडियम यानी कि जो गोवा का पणजी है, राजधानी है पणजी, वहाँ पर एक स्टेडियम का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम हो गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। इसके अलावा इनके नाम से एक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, और उसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस राष्ट्रीय पुरस्कार को पाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बन गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे 2020 के लिए या 2020 में जो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कुछ और हमारे बीजेपी के नेता हैं जिनका स्वर्गवास हो गया था पिछले साल, और उनके नाम पर भी कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी बीजेपी की जो पूर्व विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज जी, तो उनके नाम से जो अम्बाला अंतर्राज्यीय बस अड्डा है उसका नाम बदलकर अब स्वर्गीय सुषमा स्वराज अंतर्राज्यीय बस अड्डा कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अम्बाला की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या है, बहुत से बच्चों के दिमाग में अम्बाला सुनते ही पंजाब आता है, लेकिन पंजाब में अम्बाला नहीं है, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे। और हरियाणा सरकार ने ही यानी कि मोहनलाल खट्टर सरकार ने ही इसका नाम बदलकर अब स्वर्गीय सुषमा स्वराज अंतर्राज्यीय बस अड्डा किया है। इसके अलावा फरीदाबाद का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका नाम संस्था है, उसका नाम बदलकर अब स्वर्गीय अरुण जेटली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर भी आपके स्वर्गीय अरुण जेटली जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे उनके नाम पर रख दिया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी जनवरी 2020 में जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, इनका स्टैच्यू बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लगाया गया था। इसके साथ ही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे। 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इन्होंने रिकॉर्ड रखा है, और सबसे कम प्रधानमंत्रियों की अगर बात करी जाए सबसे कम कार्यकाल के लिए, वो भी आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये लोकसभा सांसद रहे हैं हमेशा से, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वो लखनऊ रहा है, जो कि वर्तमान में आपके राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं
उनके पास में मतलब उनका अब लोकसभा क्षेत्र है। इसी लखनऊ में आपकी डिफेंस एक्सपो 2020 आयोजित की गई थी। अटल बिहारी जी के नाम पर देख लेते हैं कौन कौन सी जगहों के नाम बदले गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का सर्कुलर रोड चौक जो है उसका नाम अब बदलकर अटल चौक रखा गया है। हिमाचल प्रदेश की रोहतांग टनल जो है उसका नाम बदलकर अब अटल टनल रखा गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल जी यानी कि अटल स्टेडियम रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है। इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौराया रखा गया है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है और गुजरात के साबरमती घाट का नाम बदलकर अटल घाट रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं आपको मैंने सभी, जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 34वीं यानी 34 रैंक। हाल ही में JLL कंसल्टिंग फर्म ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत की रैंक 34वीं रही है। इस रैंकिंग के मुताबिक 1 से 10 तक की रैंकिंग वाले देशों का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पारदर्शी और बेहतर माना जाता है। वहीं इस रैंकिंग में 11 से 33 तक रेटिंग पाने वाले देशों का जो रियल एस्टेट सेक्टर है या मार्केट है वो सिंपल पारदर्शी माना जाता है, मतलब कि सामान्य पारदर्शी माना जाता है। वहीं 34 से 59 यानी कि 34 से 59 तक रैंकिंग वाले देशों का जो रियल एस्टेट सेक्टर है या मार्केट है वो सीमित पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट माना जाता है, मतलब कि सीमित क्षेत्र माना जाता है। तो आप देख लीजिए, आपको मैंने इसकी 3 कैटेगरी होती हैं तो तीनों कैटेगरी के बारे में जानकारी दे दी है। तो हमारा भारत आता है 34वीं यानी कि 34वीं रैंक। तो जो भारत की जो भारत का जो मतलब हम कहें मार्केट या जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो बिल्कुल पारदर्शी सीमित पारदर्शी माना गया है। इसी के साथ इस इंडेक्स में ये तो हो गई भारत की बात। अगर देखें टॉप पर कौन रहा है तो टॉप पर इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन रहा है। सेकंड नंबर पर USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका रहा है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स मुझे कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स और भी ध्यान आ रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल इंडेक्स अभी कुछ समय पहले जारी हुआ था, इसमें भारत की 117वीं रैंक थी। इसी के साथ ही एनवायरमेंट परफॉर्म इंडेक्स यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्म इंडेक्स आपका लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले, उसमें भारत की रैंक 168 यानी कि 168 थी और फर्स्ट पर डेनमार्क इसमें रहा था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आपका कुछ समय पहले आया था जिसमें भारत की 142वीं रैंक रही थी और फर्स्ट नंबर पर आपका नॉर्वे रहा था। ओपन बजट इंडेक्स भी आपका लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले और भारत की 153वीं इसमें रैंक रही थी। टॉप पर इसमें न्यूजीलैंड रहा था। तो ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट इंडेक्स बता दिए हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके आगामी एग्जाम्स में कंपटीशन एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ मैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की है पश्चिमी बंगाल सरकार ने। तो देखिए हाल ही में पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सेल्फ स्कैन नाम से, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सेल्फ स्कैन है, सेल्फ मैन नहीं है, आप इसमें परिवर्तन कर लें। PDF आपको परिवर्तन करके जरूर उपलब्ध कराई जाएगी और PDF आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है आपके प्रति तो आप भी हमारे प्रति अपना प्यार दिखाएं। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें क्योंकि इसमें हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करवाते हैं। तो देखिए ये आपका सेल्फ स्कैन रहेगा।
तो देखिए, जो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए विकसित किया गया है। राज्य की जो यानी कि पश्चिमी बंगाल की जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इस ऐप की ज़रूरत क्या क्यों पड़ी, तो देखिए आपको बता देते हैं। यह ऐप चाइनीज स्कैनिंग ऐप जिसका नाम था कैम स्कैन की जगह लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों पर अब बैन लगा दिया है, जिसके चलते ये सेल्फ स्कैन जो कि एक स्वदेशी पूर्ण सुरक्षित एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, सेल्फ जो स्कैन है, ये ऐप पूर्णतः सुरक्षित और स्वदेशी स्कैनिंग ऐप है, और इसके सर्वर पर कोई भी डाटा भी सेव नहीं होता है, यानी कि बिना डाटा सेव हुए ये काम करता है। लेकिन आपका जो चाइनीज ऐप था जिसका नाम था आपका कैम स्कैनर, वो कैम स्कैन, तो वो क्या करता था कि जब आप किसी पीडीएफ को उसमें बदल देते थे तो उस पर डाटा सर्वर पर सेव हो जाता था। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ठीक है, जैसा चल रहा है लोगों ने वैसा ही चलाया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब 59 चाइनीज ऐपों पर बैन कर दिया गया है। तो अब आप स्वदेशी ही ऐप अपनाएं, और अधिक से अधिक जो भारत का पैसा है जो हम चाइना में देते थे, वो अब आप भारत में मतलब भारतीय ऐपों के जरिए भारत में ही रखें। खैर, क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं आगे। तो देखिए, स्टैटिक जीके का पोर्शन बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, कोलकाता यहाँ की राजधानी बनती है, जो कि हुगली नदी के किनारे है, और हुगली नदी गंगा की एक जो आपका कोलकाता शहर है, इससे 10 किलोमीटर आगे से जो गंगा नदी है वो दो भागों में बट जाती है। एक तो आपकी पश्चिमी बंगाल में निकल जाती है एक धारा, जिसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और गंगा की एक धारा सीधी आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो जो हुगली नदी है उस पर बसा हुआ है आपका कोलकाता शहर। प्रमुख जो हावड़ा ब्रिज है वो भी आपका कोलकाता हुगली नदी के ऊपर ही बना हुआ है। भारत की फर्स्ट जो अंडर वाटर मेट्रो परियोजना चल रही है वो भी हुगली नदी के नीचे चल रही है। सीएम यहाँ ममता बनर्जी हैं, और गवर्नर आपके जगदीप धनखड़ हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश आपके शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन TBN राधाकृष्णन अभी आपके यहाँ मतलब मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी कंफर्म नहीं है, कंफर्म आपको मैं 1-2 दिन में बता दूंगा। राज्य पशु अगर पश्चिमी बंगाल का देखें तो रॉयल बंगाल टाइगर है, और राज्य पक्षी आपका श्वेत वक्षी किलकिला यानी कि जो आपका किंग फिशर होता है वो आपका यहाँ राज्य पक्षी है। राज्य वृक्ष आपका डेवल ट्री, जिसे चिंतौन भी कहते हैं, ये आपका राज्य वृक्ष है। राज्य दिवस आपका 1 नवंबर है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। जिले यहाँ पर 23 हैं। अब 2 जिलों की नई और घोषणा हो गई है, तो इसलिए आप अब यहाँ पर 25 याद करें। जिले आपके वर्तमान में 25 हैं। राज्य पुष्प आपका शेफाली, जिसको हम हर सिंगर भी कहते हैं, वो आपका यहाँ राज्य पुष्प है। राज्य लोक नृत्य आपका काठी है, जिसको अभ्रंश रूप लाठी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य भोजन जो आपका है, प्रमुख भोजन जो आपका है वो मच्छी चावल है, और राजकीय मिठाई आपकी जो दिल्ली की है रसगुल्ला, वही आपकी पश्चिमी बंगाल की है। इसके अलावा प्रवासियों के लिए कुछ करंट अफेयर का पोर्शन बता रहा हूँ, पिछले दिनों जो चर्चा में रहा है। प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया था, मातृ स्मृति योजना लॉन्च करी थी, स्नेहर पुरुष और प्रतिष्ठा योजना भी आपकी पश्चिमी सरकार ने लॉन्च करी थी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में सब्जी उत्पादन के नंबर में जो सब्जी उत्पादन में पश्चिमी बंगाल फर्स्ट नंबर पर रहा था 2018-19 की कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में। करम भूमि पोर्टल भी आपका यहीं लॉन्च किया गया था, और सघाने ऐप भी आपका पश्चिमी बंगाल में लॉन्च किया गया था। अब पश्चिमी बंगाल की प्रमुख जनजातियों के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, पश्चिमी बंगाल की जो प्रमुख जनजाति है संथाला हो ओरवा, ये तो आपकी एक कॉमन जनजाति है जो कि पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और झारखंड में भी मिल जाती है। लेकिन जो स्पेशली जनजाति है वो भूइया, लेपचा, भूमिज, लोधा
और मुनुस आपकी प्रमुख जनजाति बनती है। प्रमुख लोक नृत्य आपके काठी, जिसको कि अपभ्रंश भाषा में लाठी भी बोला जाता है, और एक आपका संथाला और टुसु नृत्य, ये आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा बाउला, जात्रा, बित्रा, जिसको हम वृत्रा भी कहते हैं, छऊ या छाऊ और गंभीरा लोक नृत्य, ये आपके प्रमुख लोक नृत्य बनते हैं पश्चिमी बंगाल के। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल के प्रमुख त्योहार या महोत्सव कौन कौन से हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। नवो बोरसो, जो कि बंगाली नव वर्ष के रूप में, नव वर्ष पर्व के रूप में बनाया जाता है, ये आपका प्रमुख महोत्सव है। इसके अलावा डोल पूर्णिमा, जो कि पश्चिमी बंगाल में होली के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ के जन्मोत्सव के रूप में बनाया जाता है। राखी पूर्णिमा, जो कि पश्चिमी बंगाल में भाई बहन का प्रमुख त्यौहार होता है, जैसे कि हमारी रक्षाबंधन होती है, इसी प्रकार से रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा कहा जाता है पश्चिमी बंगाल में। जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, जो कि दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जिसको लोग विदेशों से भी देखने पश्चिमी बंगाल आते हैं। तो वो दो त्यौहार आपके, पहला दुर्गा पूजा, दूसरा काली पूजा। इसके अलावा जगधात्री पूजा भी आपकी प्रमुख त्योहारों या महोत्सव या पर्व उत्सवों में से एक है। इसके अलावा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन कौन से फेमस है अपने यहाँ पश्चिमी बंगाल में। तो देखिए, सुंदरबन और एक आपका बुक्सा नेशनल टाइगर, देखिए जो सुंदरबन है वो आपका नेशनल पार्क है, और बुक्सा है वो भी आपका नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के साथ साथ में ये टाइगर रिजर्व भी हैं, और दोनों टाइगरों के लिए फेमस हैं। इसके अलावा गुरुमारा नेशनल पार्क, जलदावारा नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क भी आपके फेमस बनते हैं पश्चिमी बंगाल से। और आपको याद रखना है कि अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो सुंदरबन में जो टाइगर्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उस टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। और इसी प्रकार से जो संख्या आपके गिर में भी, यानी कि गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, जो एशियन शेर लॉयंस के लिए फेमस है, वहाँ पर भी संख्या शेरों की बढ़ी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ड्वेन रॉक जॉनसन। तो हाल ही में रेसलर से एक्टर बने रॉक, द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन रॉक जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं, और इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स 189 यानी कि 189 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस काइली जेनर को भी पछाड़ दिया है। आपको ध्यान रखना है, फॉर्ब्स 2019 की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्ट्रेस की सूची आई थी, उसमें ड्वेन रॉक जॉनसन टॉप पोजीशन पर रहे थे। और 2020 की जो सेलिब्रिटीज़ की जो आपकी जो 2020 में आपकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पेड प्लेयर्स की, यानी कि खिलाड़ियों की जो सूची आई है, उसमें आपके दोनों टेनिस के खिलाड़ी इस पर टॉप पर रहे हैं। महिला वर्ग में तो आपकी नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, वो टॉप पर रही हैं, और रॉजर फेडरर आपके जो स्विट्जरलैंड के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, वो टॉप पर पुरुष वर्ग में रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया है? देखिए, ओवरहेड लाइंस की बात कर लेते हैं। ओवरहेड लाइन क्या होती है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी रेलवे लाइन है इंडिया में, उन पर आपने देखा होगा कि जो रेलवे लाइन है उसके दोनों ओर खंभों को खड़े कर कर और बीच में एक लाइनिंग खींच दी जाती है तारों की। जो वो लाइनों की जो आपकी जो लाइन होती है बिजली की, उसको ही ओवरहेड कहते हैं, जिसमें जो इंजन होता है रेल का, उसमें एक स्पर्श करती हुई एक डंडी सी होती है ऊपर, जो उससे स्पर्श हुई करती चलती है, जिससे कि जो रेल का इंजन है उसमें उसको इलेक्ट्रॉनिक ताकत मिलती रहती है और वो आगे बढ़ती रहती है, उसको ओवरहेड कहते हैं।
इसके अलावा मुझसे ज़्यादा आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कारनामा किया है, ओवरहेड लाइंस को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया है, वो किया है भारत ने। तो देखिए जो भारतीय रेलवे है वो लगातार अब नए नए जो मेक इन इंडिया है उसके तहत नए नए कारनामों को करते हुए विश्व को चौंका रही है, यानी कि नए ऐसे आविष्कार कर रही है जो विश्व में अभी तक कहीं नहीं हुए। चाहे वो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन हो, चाहे वो डबल टेकर मालगाड़ी हो, चाहे विश्व की सबसे लंबी रेल मालगाड़ी की बात कर लें, और चाहे अब बात कर लें ओवरहेड लाइंस की सीधी बिजली देने की बात, तो सब में मतलब अब जो हमारी भारतीय रेल है वो लगातार नए आविष्कारों के साथ विश्व में पहचान बनाती जा रही है। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए भारत में इसका निर्माण किया गया है। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में बिजली की आपूर्ति करेगा, और इसके लिए भारतीय रेलवे ने भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, यानी कि जो सोलर संयंत्र है उसको लॉन्च किया है। यानी कि जो बिजली इन सौर प्लेटों से बनेगी वो सीधे अब ओवरहेड ट्रांजैक्शन के जरिए ओवरहेड लाइंस को दी जाएगी। मतलब कहने का बात यह है कि जो पहले मतलब क्या पहले भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें चलती थी इलेक्ट्रिक ट्रेनें, उनको बिजली नहीं मिलती थी? नहीं, पहले बिजली मिलती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन पहले जो बिजली मिलती थी वो पहले क्या होता था कि जो आपका जो सौर प्लेटें थी वहां से बिजली ट्रांसफर होती थी ग्रिड के लिए, और ग्रिड से फिर ट्रांसफर मतलब उसको बदलकर उसको जितनी आवश्यकता होती थी उस हिसाब से उसको ग्रिड से बदलकर फिर दी जाती थी आपकी ओवरहेड लाइंस को। लेकिन अब जो ग्रिड वाला सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, अब ग्रिड की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट ओवरहेड लाइन को सीधे जो आपकी सौर प्लेटों से जो बिजली बनेगी उसको डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऐसी क्षमता जो बनाई है भारतीय रेलवे ने वो विश्व में पहला मतलब रेलवे या भारत पहला देश बन गया है। पहले यह बिजली ग्रिड के माध्यम से ट्रांजैक्शन लाइन को दी जाती थी, लेकिन अब सीधे ये दे दी जाएगी किसको? ओवरहेड लाइन को। तो ये तो हो गई आपकी बात इस क्वेश्चन से संबंधित। अगर आपको मैं रेलवे के और क्वेश्चनों पर थोड़ा सा फोकस करवाऊं या रिवीजन करवाऊं तो फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा था कि भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी जो मालगाड़ी है जिसका नाम शेषनाग रहा था, उस शेषनाग गाड़ी को चलाया है, जिसकी लंबाई ये 2 जुलाई को इसका संचालन किया था, और इसकी लंबाई रही थी 2.8 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर से भी लंबी। इसके अलावा एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें भारतीय रेलवे में कहा था कि 100 जो भारतीय रेलवे है लॉकडाउन के अंतर्गत जो इसका संचालन किया गया है वो भारतीय इतिहास में पहली बार अपने निर्धारित 100% निर्धारित समय से पहुंची हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले ही, आपको मैंने पढ़ाई भी थी, और उसमें मैंने बताया था कि भारतीय रेलवे का सबसे सुरक्षित वर्ष आपका 2019-20 रहा है। हुबली रेलवे स्टेशन भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं जो कि कर्नाटक में स्थित है, और जो हुबली है ये आपका उत्तर पूर्वी रेलवे जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय भी है, और देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, देश का और विश्व का सबसे बड़ा नहीं, देश का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका यहीं पर निर्माणाधीन है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1440 मीटर होगी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर बात करें प्लेटफॉर्म की तो साइबेरियन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जो कि रूस में है, ये आप ध्यान रखना। अगर मैंने आपको पहले कभी गलत बता दिया हो तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा, सही कर लेना। देश का सबसे बड़ा जो निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म है वो आपका हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा साइबेरियन रेलवे स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म है, और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर है। ठीक है, जिसकी लंबाई आपकी करीबन 1250 मीटर या 1350 मीटर के आसपास है।
अहमदाबाद हमने पढ़ा था, ये भी आपके चर्चा में रहा था। देश का पहला सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला आपका रेलवे स्टेशन बना था। काशी महाकाल एक्सप्रेस हमने पढ़ी थी, भारतीय रेलवे की तीसरी कॉर्पोरेट यात्री ट्रेन थी, यानी प्राइवेट सेक्टर की तीसरी कॉर्पोरेट यात्री ट्रेन थी, जो कि मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से महाकाल ज्योतिर्लिंग तक चलाई गई थी। यानी कि जो आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट है वहां से उज्जैन डिस्ट्रिक्ट तक ये चलाई गई थी। 2 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ा गया था इससे। ठीक है। 12,000 HP का स्वदेशी इंजन लॉन्च करा था भारतीय रेलवे ने फ्रांस के वैज्ञानिकों के सहयोग से मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। ये कहाँ बना था? तो ये बना था आपकी मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार में। और इसका नाम क्या है इस लोकोमोटिव इंजन का? तो इसका नाम है 60,027 WAG-12। नंबर है 60,027, 60,027, नाम ध्यान रखना। और नाम रहेगा WAG-12। इसके अलावा रेल बोट रोबोट के बारे में मैंने आपको बताया था। दक्षिण मध्य रेलवे ने सिकंदराबाद जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर रेलवे जोन ने इसको कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए बनाया था। भारत की पहली फूड ट्रेन आपकी तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट गेटवे पोर्ट तक चली थी। और यह केला लेकर आपके मतलब मुख्य केला फल था इसमें, लेकिन अन्य फलों के साथ में ये आपकी चली थी। और इस ट्रेन से आपका ईरान के लिए जो फल है यानी कि केला है वो निर्यात किया गया था चाहवार पोर्ट के लिए। चाहवार पोर्ट आपका ईरान में है, जो कि भारतीय नेवी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। एक आपका चित्री रेलवे स्टेशन अभी आपके चर्चाओं में रहा था। CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग इसको दी गई है। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो परियोजना देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है जो हुगली नदी के नीचे चल रही है। अगर देश की दूसरी अंडर वाटर मेट्रो परियोजना की बात करूं तो मुंबई में मीठी नदी के नीचे यानी कि मीठी रिवर के नीचे चल रही है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो आपका कोविड-19 के दौरान देश का पहला फ्री ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित हुआ था। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली का नाम बदलकर अब सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जो भारतीय रेलवे के जोन है वो आपके सबसे ज़्यादा किस शहर में स्थित हैं? तो कोलकाता शहर में स्थित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। 3 जोन हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस मेट्रो स्टेशन को भारतीय रेलवे में शामिल जोन्स में शामिल किया गया है, तो कोलकाता मेट्रो स्टेशन को भारतीय रेलवे जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत का नया 18वां जोन कौन सा बना है? तो भारत का नया 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जो कि विशाखापट्टनम में आपका हेडक्वार्टर है, ये आपका बना है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा। हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 31वें स्थान पर, यानी कि 31 पर। तो देखिए इस इंडेक्स या जो ये रिपोर्ट या इंडेक्स है ये बताती है कि देश में मानवीय संकटों का जोखिम कितना है। मतलब ये रिपोर्ट आपको बताती है कि विश्व के किस देश में जो मानवीय संकट है उनका जोखिम कितना है। और इस रिपोर्ट में भारत तो 31वें नंबर पर रहा है, लेकिन टॉप आपका कौन सा देश रहा है? तो टॉप आपका सोमालिया देश रहा है। ठीक है। बस आपको टॉप सोमालिया देश करना है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं जो इसमें ज़्यादातर जो टॉप 10 में इसमें देश शामिल हुए हैं वो ज़्यादातर दक्षिण नहीं, अफ्रीकी देश, जो अफ्रीकी देश हैं वो इसमें ज़्यादातर शामिल हुए हैं, क्योंकि वहीं पर ऐसी जो मतलब घटनाएं हैं वो देखने को ज़्यादा मिलती हैं। इस रिपोर्ट को अब आपको बस इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि भारत का नंबर क्या है और इसमें टॉप कौन है और इसको कौन जारी करता है। तो इस रिपोर्ट को UN ऑफिस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफिस यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स लॉन्च करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ अगले क्वेश्चन को
देख लेते हैं। तो हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ़ोन पे के साथ में समझौता किया है। तो आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे से समझौता किया है। और कोविड-19 के, ये तो एक अलग बात हो गई। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। कोविड-19 के दौरान ओला ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रेरित करने के लिए, मतलब डिजिटल पेमेंट करने के प्रेरित, दोबारा से सुन लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए, ओला ने कोविड-19 के दौरान कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करने के लिए राइट सेफ इंडिया कार्यक्रम को भी शुरू किया था। अब बात फ़ोन पे की है। तो देखिए, आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर यूपीआई ट्रांजैक्शन हेतु एक समझौता भी किया था हाल ही में फ़ोन पे ने, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सीईओ समीर निगम है। और अगर ओला की बात करें तो इसके सीईओ भवेश अग्रवाल हैं, और इसका ओला का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके बेंगलुरु में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देख ली, गोल्डन बर्ड विंग प्रजाति का संबंध किससे है? तो देखिए, गोल्डन बर्ड विंग जो है इसका संबंध तितलियों से है। ठीक है, जैसा कि नाम से अगर आप थोड़ा सा देखें, तो अगर नाम पर जोर दें तो आपको इसका सीधा सीधा उत्तर पता लग जाएगा। जो तितली है, देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता दूं। देखिए, तितली कौन से समुदाय में आती हैं? कीट पतंग समुदाय में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी गोल्डन वर्ल्ड विंग, जो आपकी तितली जो नई प्रजाति की खोज हुई है ना, ये वर्ल्ड प्रजाति, जो आपकी बर्ड यानी कि पक्षी प्रजाति में इसको रखा गया है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे लेना। और ये इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो हाल ही में बायोनोट्स नामक एक शोध समाचार पत्र के अनुसार गोल्ड वर्ल्ड विंग नामक एक हिमालयन प्रजाति की तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है, और इसे पक्षी की श्रेणी में रखा गया है। ये प्रजाति आपकी उत्तराखंड में पाई गई है। ठीक है, तो ये थी आपकी गोल्ड वर्ल्ड विंग, जो कि अब भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति बन गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। वैसे अभी तक दक्षिणी जो वर्ल्ड विंग थी, एक आपकी साउथ वर्ल्ड विंग यानी कि दक्षिणी वर्ल्ड विंग नामक तितली थी, जो कि इससे पहले, किससे पहले, गोल्डन वर्ल्ड विंग से पहले 28 वर्ष तक सबसे बड़ी तितली का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए थी, यानी कि बनाए हुए थी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो गोल्डन वर्ल्ड विंग जो प्रजाति की खोज हुई है, इससे पहले 28 वर्षों से, यानी कि 88 ईयर से, जो दक्षिणी वर्ल्ड विंग नामक की जो तितली थी, वो अपना भारत में सबसे बड़ी तितली होने का मतलब स्थान बनाए हुए थी। लेकिन अब ये रिकॉर्ड गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली के नाम हो चुका है। भारत की सबसे छोटी तितली, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे बड़ी तो आपको मैंने दो बता ही दी है, लेकिन आपसे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सबसे छोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे छोटी तितली आपकी क्यू एकर, क्यू एकर, दोबारा नाम सुन लीजिएगा। भारत की सबसे छोटी जो तितलियों की प्रजाति है वो आपकी क्यू एकर है, और ये भी आपकी उत्तराखंड में ही पाई जाती है। ठीक है, हाल ही में एक और अदर क्वेश्चन बता रहा हूँ करंट का। हाल ही में फ्रेंड थ्रोटेड लिजर्ड, देखिए दोबारा से नाम सुन लीजिएगा। हाल ही में फैन थ्रोटेड लिजर्ड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, जो कि कर्नाटक के बागलकोट जिले में खोजी गई है। इसको सिंटाना डेर वेरिंस के नाम से जाना जाएगा। किस नाम, मतलब इसको क्या नाम दिया गया है इस छिपकली को? सिंटाना डेर वेरिंगसिंस। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर का है, वो आपका कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला, जो आपका एक रोग है रूबेला और खसरा, इसको समाप्त करने वाला पहला देश कौन से बन गए हैं? तो मालदीव और श्रीलंका दोनों ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने खसरा और रूबेला को समाप्त
कर दिया है, पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया में खसरा और रुबेला को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा था, पर WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि जो मालदीव और श्रीलंका साउथ ईस्ट रीजन से पहले ऐसे दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रुबेला जो रोग है उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात हो रही है तो WHO की। तो देखिए WHO के वर्तमान हेड कौन है? अधाना। ठीक है, डेट्रोस अधाना, ये इसके वर्तमान में हेड हैं और इसकी स्थापना 1945 में हो गई थी। इसके अलावा मालदीव की बात हुई है तो मालदीव की बात कर लेते हैं। राजधानी माले होगी, मुद्रा होगी मालदीपियन रुपया। देखिए, रुपया नहीं होगी, एक मिनट दोबारा से सुन लीजिए। मालदीव की राजधानी माले होगी, मुद्रा होगी मालदीपियन रुपया, रुपया होगी ना कि रुपया, रुपया। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली, यानी कि मालदीव के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो इब्राहिम मोहम्मद सोली है। सोली है और लग रहा है पीछे सोली के पीछे है हो रहे हैं ना। इसी के साथ श्रीलंका, देखिए शब्द थोड़े से ऐसे होते हैं अजीब से जो बोलते क्या हैं और सुनाई क्या देते हैं, तो इस वजह से आप ऐसा ना सोचें कि हम आपको कितने मतलब छोटे लेवल से आपको वर्ड बोलकर जो शब्द हैं उनको बोलकर बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि मुझे तो समझ आ रहा है कि वर्ड क्या है, लेकिन हो सकता है कि वो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा हो, इसलिए आपको एकदम अच्छी वाली जो मतलब भाषा है उसमें आपको उसको बताने की कोशिश करते हैं। बात श्रीलंका की कर लेते हैं। तो देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है पहले तक वो रहती थी कोलंबो, लेकिन अब कोलंबो के साथ में एक नई राजधानी आपकी घोषित हो चुकी है और वो राजधानी है आपकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। इसी के साथ ही यहाँ मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपी है। इसी के अलावा यहाँ प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं जो कि आपस में छोटे बड़े सगे भाई हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? तो ये जो आपका एक्सपेक्ट कोटा बिल है ये आपका किया है कुवैत ने। तो इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। तो हाल ही में कुवैत की नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट एक्सपेक्ट बिल को मंजूरी दे दी है। यह अब यदि अब इस बिल को कानूनी रूप से पारित किया जाता है तो करीब कुवैत में रह रहे 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये बिल कहता है, क्या कहता है ये बिल, कि भारतीयों की आबादी कुवैत में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस बिल के अनुसार। तो देखिए ये तो आपका भारत ही है, पूरे विश्व में केवल भारत ही है जो कि हमारे जो अन्य देशों के लोग हैं उनको आराम से रहने का अधिकार दे देता है। यहाँ पर उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, उनको 20-20 साल तक कुछ नहीं कहा जाता। यदि कोई सरकार उनके बारे में अगर उनको गैर कानूनी रूप से घुसे हुए लोगों को वापस भगाने का काम करती है तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष पार्टियों के, वो उनका सहयोग करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। तो देखिए ये तो बस एक भारत के नाम ही रिकॉर्ड है, बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जो भारतीयों को अपने देशों में ज़्यादा रहने की अनुमति देता हो। खैर इस क्वेश्चन से अलग फैक्ट था। बाकी कुल मिला के बात यह है कि इस बिल में ये कहा गया है कि भारतीयों की आबादी कुवैत में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस बिल के हिसाब से। तो आपको बता देते हैं कुवैत के स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो देखिए स्टैटिक जीके में आपको कुवैत की राजधानी बता देते हैं। कुवैत की राजधानी रहेगी कुवैत सिटी, मुद्रा रहेगी कुवैती दिनार। आपके प्रधानमंत्री कौन है कुवैत के? तो कुवैत के प्रधानमंत्री है सबा अल खमद सबा, सबा अल खमद सबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है
आज की करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है बगल में, उसे आप प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली इसी प्रकार से नए क्वेश्चनों के, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम अतिरिक्त जो आपके फैक्ट्स हैं या करंट अफेयर है या स्टैटिक जीके है उसके साथ में कवर करवाते हैं। तो नए सेशन में फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्टे होम स्टे सेफ।